नमस्कार, मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी और आप देख रहे हैं केवी न्यूज खबर आपकी। केवी न्यूज खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर आजकल आपको दिखा रहे हैं तो समझ लीजिए कोटद्वार निकाय चुनाव की खबर आपको दिखा रहे हैं। 4 दिन शेष रह गए, 19 तारीख है आज। 20 और 21 तारीख तक ही चुनाव प्रचार होगा, यानी कि जो प्रचार होता है, सभाएं होती हैं, रैलियां होती हैं, उसके लिए अब 20, 21 और 2 ही दिन है। 22 तारीख को इस तरह का चुनाव प्रचार होता नहीं है। तो कुल मिला के आज का दिन जोड़ दे तो 4 दिन शेष है और 4 दिन के बाद होगा मतदान। सबसे पहले तो हम आप सबसे यही कहना चाहते हैं कि आप मतदान जरूर करें, वोट जरूर करें, क्योंकि आपका जो वोट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि वो प्रत्याशी जिसको अगर आप वोट दे रहे हैं वो नहीं भी जीतता है तो फिर ये अनुमान लगाना बहुत आसान होता है कि कितने लोग क्या चाहते हैं, यानी कितने लोग किसके पक्ष में है। तो मतदान आप जरूर करें, जिसको भी वोट दें वो आपका अधिकार है। और अपने चैनल पर हम आपको कभी नहीं कहेंगे कि आप किसको वोट दें, क्योंकि सब लोग जागरूक हैं, समझदार हैं और अवलोकन कर सकते हैं कि किसको वोट देने से कोटद्वार का हित है या आपकी समस्याओं का हित है। जिंदगी से जुड़ी हुई सारी समस्याओं के समाधान के लिए अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम कहेंगे ये वृंदावन में है स्वामी प्रेमानंद। प्रेमानंद महाराज एक ऐसे संत हैं जिनकी सोशल मीडिया में बहुत फैन फॉलोइंग है और आप उनको यूट्यूब में, शॉर्ट में, फेसबुक में कहीं पर भी देख सकते हैं। तो जिंदगी से जुड़े हुए तमाम मसलों के समाधान के लिए आप स्वामी प्रेमानंद जी की सलाह लें, बहुत काम आएगी आपके। और जीवन में जो मुश्किलें हैं उनका उनके समाधान के लिए बहुत बढ़िया रास्ता वो बताते हैं। चलिए, राजनीति से जुड़ी हुई आपकी जितनी भी जिज्ञासा है कोटद्वार की, उसको हम काफी हद तक आपको जानकारी दे सकते हैं, शांत कर सकते हैं, क्योंकि दरअसल हमें 2002 से 2024 तक इस कोटद्वार में राजनीति, लोगों का मिजाज, वोटों का समीकरण, चुनाव के गुणा भाग को करीब से देखा है, तो थोड़ा हम जानकारी आपको देते हैं। चलिए, फिर सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या अपडेट है। यानी कि अब 4 दिन शेष है, 30 तारीख से अब तक आप ये मान के चलिए कि 18-19 दिन हो गए। और 18-19 दिनों में जो भी कार्यक्रम हुए, राजनीतिक दलों ने जो जो भी कार्यक्रम किए, उसके बाद क्या स्थिति है आपको बताएंगे। हम आपको स्थिति ग्राउंड से ही बताएंगे, सारी जानकारियां इकट्ठी की हैं उसके आधार पर आपको बताएंगे कि वास्तव में स्थिति क्या है। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा भी है, तो जिनको जहां तक देखना है वो देख सकते हैं। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि कोटद्वार में क्या चल रहा है। कोटद्वार की राजनीति में खंडूरी फैक्टर भी चल रहा है। कांग्रेस की क्या स्थिति है, उसमें दो फाड़ जैसी स्थिति है, वो क्यों है। और पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष महेंद्र पाल रावत की क्या स्थिति है, उनका जो सिलेंडर है वो कहाँ तक भर सकता है और उसके भरने से क्या नुकसान, क्या फायदा, या क्या वो जीत के समीकरण तक पहुंच सकते हैं, इस पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। तो पुष्कर सिंह धामी की कोटद्वार में सभा हो गई, उसका वीडियो हमने आपको डाल दिया था। और कल हरक सिंह रावत ने भी एक सभा की, तो उसका भी हमने वीडियो आपको सीधे ग्राउंड से डाल दिया। वहां पर हमारे कहने की कोई बात नहीं थी, हम चाह रहे थे कि राजनीतिक दल भी देख लें किसकी सभा में कितनी भीड़ है, किसकी सभा में कौन लोग आए हैं। और चूंकि कल ही पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष महेंद्र पाल रावत की भी एक सभा हुई थी मालवीय उद्यान में, तो हमने तीनों वीडियो आपको डाल दी है। इससे अनुमान लग जाएगा आपको कि कोटद्वार में मुकाबला किस तरह का चल रहा है, आज के दिन में क्या स्थिति है। राजनीतिक खबर हम आपको दिखा रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल में खबर को देखते हैं तो आप उस लिहाज से नहीं देखें कि आप अगर बीजेपी के समर्थक हैं या बीजेपी को वोट करना चाह रहे हैं या कांग्रेस को वोट करना चाह रहे हैं या निर्दलीय को वोट करना चाह रहे हैं, किसी को भी वोट करना चाह रहे हैं, तो वो आपका एक भावनात्मक मुद्दा भी हो सकता है। वो मुद्दा कोटद्वार के हित का भी हो, लेकिन जो खबर होती है वो निर्जीव होती है। और खबर जो ग्राउंड में है वही हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि हमारा काम यही है कि आपको खबर दिखा दें। तो खबर ये है कि अब तक जो कुछ हुआ है उसके हिसाब से आज भी सत्ता, संगठन, संसाधन, अगर इन तीन चीजों को चुनाव जीतने का पैमाना माना जाए तो शैलेंद्र रावत की स्थिति आज भी अच्छी है, अच्छी स्थिति में है वो। और सच बात तो ये है कि ये जो पूरा चुनाव है ये बीजेपी, कांग्रेस के लिए या निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो उनके लिए, या अन्य जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए जितना महत्वपूर्ण है उससे कई ज्यादा महत्वपूर्ण ये चुनाव स्वयं शैलेंद्र सिंह रावत के लिए है। और शैलेंद्र सिंह रावत इस बात को बहुत भली भांति जानते हैं। 3 चुनाव वो लड़ चुके हैं, 2007 में यहाँ विधायक बने, 2 बार चुनाव का परिणाम उनके पक्ष में नहीं रहा। तो अब ये चुनाव जो कि विधायक की जगह मेयर का है, तो शैलेंद्र रावत के लिए जीतना बहुत जरूरी है। इसलिए हम जैसे शुरू में कह रहे थे आपसे कि उनका जो चुनाव प्रचार है, जो स्ट्रेटेजी है, वो एक सिस्टमेटिक है। और उनके साथ चूंकि बीजेपी का संगठन है, बीजेपी का सिंबल है, स्वयं की भी उनकी एक अपनी टीम है, क्योंकि 2007 में उन्होंने चुनाव लड़ा था। और बहुत सारे राजनीतिक हलकों में इस तरह की बात है, उनके समर्थक बहुत लंबे समय से हमें बता रहे थे कि 100% शैलेंद्र रावत को ही टिकट मिलेगा। तो ये मान के चलिए फिर उनकी तैयारी बहुत पहले से है।
और उनका जो कार्यक्रम चल रहा है वो सिस्टमेटिक चल रहा है। 40 के 40 वार्डों में ऑफिस खोल दिए गए हैं। तो जब पार्षद सिंबल पे लड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो शैलेंद्र रावत के लिए भी काम कर रहे हैं। और शैलेंद्र रावत जानते हैं चुनाव में काफी गंभीर मसला है। जरूर एक दो बयानबाजी से थोड़ा सा मामला मुश्किल हो गया था, मतलब एक तरह से कह सकते हैं आपकी सुबोध उनियाल ने जो बयान दिया था उसको लेकर ही अब कांग्रेस पार्टी का चुनाव केंद्रित है। तो पहले बीजेपी से शुरू करेंगे, फिर बात आगे करेंगे। तो बीजेपी के जो पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत हैं वो सांगठनिक तौर पर भी मजबूत है, स्वयं भी मजबूत है, अनुभव भी है उनके पास। और जरूर एंटी इनकम्बेंसी है, मतलब 8 साल का बीजेपी का कार्यकाल है, उसमें जो काम नहीं हुए तो नाराजगी है लोगों में, थोड़ा सा दल बदल का भी सीन है। लेकिन इसके बावजूद आज की तारीख में कोटद्वार निकाय चुनाव में अंदर की खबर यही है, ये राजनीतिक खबर है, ग्राउंड की खबर है। और चुनाव में जो पैमाना होता है चुनाव में जीत का, उसकी खबर ये है कि आज भी शैलेंद्र रावत इस चुनाव में थोड़ा सा प्रचार के हिसाब से लीड कर रहे हैं। और उसकी वजह मैंने आपको बता दी। और बीजेपी का कार्यक्रम आज का क्या है, आप देख रहे होंगे कि बीजेपी के प्रत्याशी के लिए मुख्यमंत्री भी आ गए, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी आ गए, पहले सुबोध उनियाल आए थे, और बीजेपी के जो राज्याध्यक्ष हैं, सांसद हैं, महेंद्र भट्ट, वो भी आए थे। और आज जो कार्यक्रम है बीजेपी का उसमें मनीष खंडूरी पहुंच रहे हैं, जो पूर्व में कांग्रेस पार्टी से सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं। और सतपाल जी महाराज कोटद्वार भाबर के वार्ड नंबर 31 पदमपुर मोटरडाक, जहां पर हम रहते हैं, वहां पर एक सभा करने वाले हैं। तो आप मान के चलिए बहुत गंभीरता से इस सीट को लिया जा रहा है, या आप यूं कह सकते हैं कि शैलेंद्र रावत के लिए उत्तराखंड की जो पूरी सरकार है वो जोर लगा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा पक्ष है, मतलब जो आप कह सकते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव में जितने मंत्री कोटद्वार में आ रहे हैं, या जिस तरह से मनीष खंडूरी आ रहे हैं, तो वो काफी महत्वपूर्ण मानते हैं शैलेंद्र रावत का मेयर बनना। और जो बातें अंदर खाने की चल रही हैं, या जो बात धन सिंह रावत कह रहे थे एक सभा में कोटद्वार भाबर के ही, कि पिछली बार की तरह नहीं होना चाहिए। यानी पिछली बार निकाय चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ था कोटद्वार में 2002 से, तो हम देख ही रहे हैं 2002 से 2024 तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि बीजेपी का जो कैडर वोट था वो बीजेपी प्रत्याशी के बजाय जो बागी प्रत्याशी थी विभा चौहान, जो धीरेन्द्र चौहान जो हमारे बीच नहीं है, उनकी पत्नी लड़ी थी, उनके पक्ष में गया था। और शायद यही एक ऐसा पक्ष है जिसकी संभावनाओं को खत्म करना चाहते हैं शैलेंद्र रावत। इसीलिए लगातार बीजेपी के मंत्रियों का यहाँ पे आना जारी है। मुख्यमंत्री भी आ चुके हैं, आज मनीष खंडूरी भी आ रहे हैं, ताकि एक जो खंडूरी फैक्टर चलाया जा रहा है यहाँ पे या चल रहा है, तो उसका भी तोड़ उन्होंने निकाल लिया है। संभवतः मनीष खंडूरी भी आ जा रहे हैं उमराव नगर कोटद्वार भाबर के पदमपुर मोटरहाट के वार्ड नंबर 31 में। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो तैयारी है, जो रणनीति है, और आखिरी के 4 दिन में जो कुछ भी होता है चुनाव में, केवल कोटद्वार में नहीं होता, पूरे देश में होता है। और ऐसा कहा जाता है कि आखिरी 2-3 दिनों में ही जो असली है वोट वो पलटता है, या खरीदा भी जाता है, या बहुत तरह की घटनाएं इस दौरान होती हैं। तो इन सब के लिए बीजेपी तैयार है, शैलेंद्र रावत तैयार है। तो आज की तारीख में भी स्ट्रेटेजिक रूप से देखा जाए तो उनकी बढ़त है। भले ही बहुत सारी बातें हैं, वो बात हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, शैलेंद्र रावत भी जानते हैं, पब्लिक डोमेन में है, लेकिन उसको नियंत्रित करने की जो रणनीति है वो भी शैलेंद्र रावत ने लगभग बनाई हुई है। और बीजेपी के सारे मंत्री, मुख्यमंत्री इसीलिए आ रहे हैं कि जो भी विरोध या बगावत या अंदर खाने की राजनीति होती है उसको कंट्रोल किया जाए। इसीलिए फिलहाल रणनीति चल रही है, और इस हिसाब से अभी वो लीड कर रहे हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के लिए गणेश गोदियाल ने भी एक सभा कर दी, और कल हरक सिंह रावत भी आए थे। अब हरक सिंह रावत की सभा जो हुई है, तो वो बहुत कुछ ऐसा है वहां पे हुआ। शायद जो लोग वहां पे शामिल थे, जो खाली समर्थक थे या खाली सुनने आए थे, सभा में आए थे, तो वो संभवतः इस चीज को समझे न समझे। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है, कल जो स्पीच हुई है, तो रंजना रावत ने जो स्पीच दी, हरक सिंह रावत ने जो स्पीच दी, या जो जिला अध्यक्ष हैं विनोद रबरा, उन्होंने भी स्पीच दी। और इस बीच एक खबर आई है कि भी कांग्रेस के जो युवा जिलाध्यक्ष विजय रावत है, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, और आज वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं कोटद्वार में। तो कांग्रेस के अंदर अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कल की स्पीच से। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी है रंजना रावत, उनका पूरा फोकस महिलाओं पर है। कल उन्होंने भाषण दिया तो अंकिता भंडारी से शुरू किया और नारी सम्मान के साथ जोड़ दिया। यानी कि कोटद्वार विधानसभा के अंतर्गत पूरा ही नगर निगम आता है, कालागढ़ को छोड़ दिया आप तो पूरा जो विधानसभा क्षेत्र है नगर निगम में ही आता है। और अब रंजना रावत की जो सारी उम्मीदें हैं महिला वोटर से हैं,
और उन्होंने अपने भाषण में भी लगातार अंकिता भंडारी के इसके बाद सुबोध उनियाल के बयान पर प्रतिक्रिया दी और महिलाओं को ही उन्होंने कहा कि मुझे भी आप अपने दिल में रखना और मैं भी आपके दिल में रहती हूँ। तो ऐसा क्यों है? अब हरक सिंह रावत भी कल आए थे, हम तो इस उम्मीद के साथ गए थे कि जिस तरह पौड़ी में उन्होंने यशपाल बेनाम जो पूर्व में कांग्रेस में रहे थे उनको बुला बुलाकर मंच से खूब वाहवाही लूटी, मतलब खूब उन्होंने वहां पे मनोरंजन भी किया और नारेबाजी भी की। हरक सिंह रावत के बारे में एक बात जो आप सभी जानते ही हैं, उन्होंने 2017 में जो चुनाव लड़ा था रिकॉर्ड मतों से जीता था और एक समय ये स्थिति थी कि हरक सिंह रावत को जब टिकट मिला बीजेपी का तो राजनीतिक हलकों में इस तरह की बात चलने लगी कि इनको जानबूझ के कोटद्वार से टिकट दिया गया है ताकि सुरेंद्र सिंह नेगी के खिलाफ इनको हार मिलेगी, तो फिर ये बीजेपी में जिस तरह की उनकी छवि है, मतलब वो एक दबंग नेता है, तो उस छवि का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नहीं होगा। लेकिन हरक सिंह रावत जब कोटद्वार आए तो शुरुआत में उनकी सभा में 40-50 लोग रहते थे और धीरे धीरे उन्होंने ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी की कि कोटद्वार में 2002 से 2022 तक जो भी विधानसभा के चुनाव हुए उनमें सर्वाधिक मतों से वो चुनाव जीते। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, लब्बोलुआब ये है कि हरक सिंह रावत, विनोद डबराल और रंजना रावत का कल कोटद्वार में जो संबोधन हुआ उससे एक बात तो साफ हो गई अब कि आने वाले दिनों में जो बाकी 3 दिन बचे हैं प्रचार के, आज कल और परसों, पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी नजर नहीं आएंगे। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे पहले तक लगातार जो भी सभाएं हो रही थी, कार्यक्रम हो रहे थे, तो उनका जिक्र हो रहा था, उनको भी सम्मान दिया जा रहा था। कल उनका नाम नहीं लिया गया, तो ये स्पष्ट तौर पर है। और विजय रावत जो कांग्रेस पार्टी के युवा नेता जिलाध्यक्ष है, उनको भी निष्कासित कर दिया है। तो कांग्रेस के अंदर अब वही वाली बात हो गई है कि लगभग जैसे असली कांग्रेस नकली कांग्रेस इस तरह की बात चल रही है। और ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जल्दबाजी वाला डिसीजन है, क्योंकि अभी 3 दिन बाकी थे और किसी एक सभा में अगर वो आते तो शायद कुछ लाभ और होता रंजना रावत को। लेकिन फिलहाल उनका चुनाव प्रचार चल रहा है, कल काफी लोग थे, काफी नारेबाजी हुई और हरक सिंह रावत ने खूब मनोरंजन भी किया, ऊर्जा भरने की कोशिश भी की। और वो वीडियो लगभग जितने भी वहाँ पे चैनल वाले आए थे, चाहे देहरादून के भी कुछ आए होंगे, कोटद्वार के जो यूट्यूबर है, सारे यूट्यूबर वही दिखा रहे हैं। हमने भी उसका एक शॉर्ट वीडियो डाला है जब वो जोर जोर से नारेबाजी करवा रहे हैं, आ गई कांग्रेस, छा गई कांग्रेस, इस तरह से। तो बहुत ज्यादा नहीं बोला उन्होंने, हमें उम्मीद थी कि वो जरूर बोलेंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री नहीं आ रहे प्रचार में, उसको लेकर बोलेंगे, शैलेंद्र रावत को लेकर भी बोलेंगे कुछ, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा भाषण नहीं दिया। और ये इस बात का जरूर उन्होंने जिक्र कर दिया कि नगर निगम बनाया गया, क्योंकि जब नगर निगम बना तो उस समय हरक सिंह रावत भी बीजेपी में शामिल थे, यानी वो उसी सरकार का हिस्सा थे जिसमें नगर निगम बना। तो हरक सिंह रावत की सभा से रंजना रावत कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी को कितना फायदा होगा, कितने वोट मिलेंगे, इसका आकलन तो अभी कर नहीं सकते। 25 तारीख को ही मालूम चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर रंजना रावत भी कल काफी खुश नजर आ रही थी, खूब नारेबाजी हो रही थी, जितनी भी सभा में लोग थे वो खूब खड़े होकर तालियां बजाकर नारेबाजी कर रहे थे। और इसका फायदा जरूर कई जगह मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को लेकर खूब नारेबाजी करवाई और वो नारेबाजी ही कल के भाषण का मुख्य आकर्षण था। बाकी उसमें ऐसा कुछ नहीं था जो बहुत ज्यादा प्रभावित कर सके। और हम तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से हरक सिंह रावत ने चुनाव जीता, आखिरी हफ्ते में जोर लगाकर रंजना रावत को भी शायद वो कुछ टिप्स देकर गए होंगे। और कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी है रंजना रावत, उनको भी अब इन 3 दिनों में काफी मेहनत करनी होगी, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट, खेल की भाषा में कहें तो रिक्वायर्ड रन रेट जो है, यानी कि रिक्वायर्ड रन रेट जो है, जिस तरह मैचों में होता है कि जब आखिरी ओवर बचे होते हैं तो बहुत ज्यादा रन बनाने होते हैं, करिश्माई बैटिंग करनी होती है। तो अब निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष महेंद्र पाल रावत, उनको भी बहुत तूफानी बल्लेबाजी करनी होगी, रंजना रावत को भी बहुत तूफानी बल्लेबाजी करनी होगी। और शैलेंद्र रावत को तो बस खाली ओवर निकालने हैं 3 दिनों में। अगर वो ठीक ठाक गेंदबाजी करते हैं तो मुझे लग रहा है कि अभी स्थिति तो उनके पक्ष में है। अभी 3 दिनों में जो खेल होगा उसको लेकर हम कोई भविष्यवाणी रिजल्ट की नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि अभी तक, यानी कल शाम तक जो स्थिति थी उसमें शैलेंद्र रावत का जो स्ट्रेटेजिक चुनाव प्रचार है और उनके लिए जितना जोर लगाया जा रहा है, और आखिरी समय में अगर कुछ संसाधन भी झोंके जाते हैं तो उस लिहाज से मैं बता रहा हूँ कि ये जो है स्थिति उनकी बेटर है। भले ही बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन वो सब यही बातें हैं कि कितना मार्जिन इसको लेकर चल रही हैं। हम आपको राजनीतिक ग्राउंड से खाली खबर बता रहे हैं। बाकी 4 दिन चुनाव के अभी शेष हैं और इन 4 दिनों में जैसा मैं कह रहा हूँ किस तरह की बल्लेबाजी करती हैं रंजना रावत, क्योंकि अब उनको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने ही होंगे। क्योंकि एक ही तरीके से चुनाव करने से, सभा करने से, हाथ जोड़ लेने से और थोड़ा महिलाओं का सम्मान कर लेने से ही ये जो विधानसभा क्षेत्र है बड़ा है। अब आप देखिए श्रीनगर में शायद 40,000 वोटर है नगर निगम में, कोटद्वार में 1 लाख है।
तो 5-6 हज़ार लोगों की सभा हो, चाहे वो पुष्कर सिंह धामी की ही सभा क्यों ना हो, उसमें भी 10-15 हज़ार लोग ही रहे होंगे, इसमें भी लोग थे। कल भी ठीक-ठाक थी, सुंदरयाल वेडिंग पॉइंट लगभग भरा हुआ ही था। और पूर्व सैनिकों की जो बैठक हुई उसकी बात कर लें हम, तो मालवीय उद्यान में पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष की जो हैं महेंद्र पाल रावत, उन्होंने जो सभा की उसमें भी बहुत सारे लोग थे। और उस सभा में ये फ़र्क है कि वहाँ पे झंडा नहीं है, बैनर नहीं है, पार्टी नहीं है, इसके बावजूद बहुत बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक आए थे। आज की तारीख में लोगों को किसी भी जगह में एकत्र करना, ठंड के मौसम में एकत्र करना, जिस तरह की दिनचर्या है, तो बहुत बड़ी बात है। तो महेंद्र पाल रावत की सभा में भी ठीक-ठाक भीड़ थी और निश्चित तौर पर वो एक ऐसा कोण है जो काफ़ी कुछ बदल सकते हैं, पलट सकते हैं या किसी को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक-ठाक उनकी सभा चल रही है और 1 तारीख को नामांकन हुआ था, उसके बाद 20 दिन तक इस चुनावी मोमेंटम को बनाए रखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो हमारी तो सारे प्रत्याशियों को ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं और 6 के 6 प्रत्याशी। हालाँकि कल हमारी बहुजन समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं महेश नेगी, उनसे भी मुलाकात हो गई। अब देखने वाली बात है, थोड़ा-सा आजकल वीडियो कई बार हम बना दे रहे हैं और वो डिलीट करने पड़ रहे हैं, बहुत स्टोरेज हो जाता है मोबाइल में, तो फिर वीडियो ज़्यादा रख नहीं सकते। तो महेश नेगी से भी मुलाकात हो गई। 6 के 6 प्रत्याशियों को हम शुभकामनाएँ देते हैं। आज की तारीख में अपडेट यही है कि फिलहाल स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस में थोड़ा-सा एकता नहीं है, एकजुटता नहीं है। और अब ये बात कल की चुनावी सभा से साफ हो गई कि पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी शायद इस चुनाव में नहीं आएँगे प्रचार करने के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जो बात हम आगे आपसे करना चाह रहे हैं, अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आपको कोटद्वार की राजनीति से जुड़ी हुई ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है, खंडूरी फैक्टर क्या है, इन सब चीज़ों का लेकर लोगों में एक अजीब-सा माहौल है। मतलब कोई श्योरिटी नहीं मान रहा, समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि किसके साथ जाना है, क्योंकि ज़्यादा उत्साह नहीं है आम लोगों में चुनाव को लेकर। केवल जो पार्टियों के समर्थक हैं, जैसे बीजेपी में जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, पार्षद के समर्थक हैं, उन सबका तो आना एक उन्हें आदत भी है। बीजेपी के कार्यक्रम होते रहते हैं तो वो चल रहा है और उस लिहाज से उनकी स्थिति थोड़ा ठीक है। अब रंजना रावत के साथ यही है कि उनके लिए महिला वोटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इस चुनाव में, क्योंकि एकजुटता नहीं है। विजय रावत को भी अब निष्कासित कर दिया गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक तौर पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और ये निष्कासन होने से अगर वो किसी गतिविधि में शामिल थे, माना वो रंजना रावत के प्रचार में नहीं आ रहे थे, तो वो आखिर कितने वोट दिला देते। कोई इतने बड़े आधार वाला नेता न तो रंजना रावत की टीम में है, चाहे विनोद रबराल हो, अध्यक्ष हैं, वो यमकेश्वर के रहने वाले हैं। कोटद्वार में उनकी बहुत ज़्यादा पकड़ हो, बहुत ज़्यादा संबंध हो, ऐसा भी नहीं है। जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनका बहुत बड़ा आधार नहीं है। तो विजय रावत को निष्कासित किया गया, पूरी मेरे पास जानकारी अभी नहीं है, मेरी बात नहीं हो पाई है। तो उनके निष्कासन से कांग्रेस को फायदा होने वाला नहीं है, रंजना रावत को कोई फायदा नहीं होगा उससे, क्योंकि अगर वो कुछ ऐसी गतिविधि में लिप्त भी थे तो उनका इतना बड़ा आधार नहीं है कि वो डैमेज करते। और निष्कासित कर देने के बाद अब उन्होंने खुद ही मौका दे दिया है, जो वर्तमान कांग्रेस है और जो कांग्रेस इसमें सक्रिय नहीं है, तो बहुत मतभेद है कांग्रेस में। तो मुझे लगता है ये राजनीतिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर गलत डिसीजन है और देखते हैं इसका क्या परिणाम होता है। अब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय रावत क्या कहते हैं, संभवतः कोशिश करेंगे वहां जाने की। तो अभी हम आपको खबर दिखाते हैं कि राजनीतिक तौर पर फिलहाल स्थिति ये है, संगठन सत्ता संसाधन की बदौलत अभी भी शैलेंद्र रावत की स्थिति मजबूत है और 4 दिनों में धुआंधार बल्लेबाजी अगर करती है रंजना रावत, हरक सिंह रावत ने जिस तरह की बल्लेबाजी की थी कोटद्वार में और आखिरी समय में जिस बड़े मार्जिन से वो जीते थे, तो फिर सबके लिए संभावना है। राजनीति संभावनाओं का खेल है। वोटर के बारे में हम कह नहीं सकते अंडर करंट चल रहा है, क्या चल रहा है, क्योंकि लोग तो खुलकर सामने कम आ रहे हैं। इस चुनाव में उस तरह का माहौल है नहीं, जिस तरह का माहौल बन जाता है। जरूर सभाओं में थोड़ी देर के लिए माहौल बन रहा है, लेकिन जैसे ही सभा समाप्त हो रही है तो फिर वही नीलबटे सन्नाटा। ये कोटद्वार निकाय चुनाव की स्थिति है। पार्षदों को लेकर जरूर हम कोशिश करेंगे कि शाम को कम से कम हमारा जो ये क्षेत्र है मोटराग क्षेत्र, यानी 14 वार्ड जो है नींबू चौड़ से सिगड्डी तक, इन वार्डों में हमारे पास लगभग सारी जानकारी इकट्ठी हो गई है कि कहाँ पर कौन कितना मजबूत है। तो एक वीडियो हम स्पेशली पार्षदों पर डालेंगे और खास तौर पे जो 14 वार्ड है नींबू चौड़ से सिगड्डी तक, उन सारे वार्डों में क्या स्थिति है वो हम आपको जरूर अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए फिर क्या हो रहा है कोटद्वार में राजनीतिक तौर पर, ऐसा क्यों हो रहा है कि रंजना रावत चुनाव लड़ रही हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हैं और बहुत लोग उनको फेवरेट मान लेते हैं। हमारे मानना था कि 3-4 सालों से वो ग्राउंड में एक्टिव थी, बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने सड़कों में आंदोलन भी किया। लेकिन दरअसल क्या परेशानी है इस समय कि रंजना रावत ने कोई बड़ा चुनाव नहीं लड़ा हुआ, पार्षद का चुनाव उन्होंने लड़ा था और राजनीति कोटद्वार की इस तरह से है कि सिर्फ भावनात्मक
रूप से चुनाव नहीं जीता जा सकता। 1 लाख वोट है, अगर 70-80 हज़ार वोट भी पड़ते हैं तो मान के चलिए चुनाव जीतने के लिए 30,000 के आसपास वोट चाहिए। और 30,000 वोट हासिल करने के लिए सिर्फ हरक सिंह रावत की सभा, गणेश गोदियाल की सभा या 4-5 हज़ार लोगों की सभा से काम चलने वाला नहीं है। इसके लिए 40 के 40 वार्डों में लोग होने चाहिए जो लगातार माहौल बना के रखें, और ये कमी देखने को मिल रही है। कल जो चुनावी सभा हुई तो उससे हरक सिंह रावत की जो भी उन्होंने भाषण दिया तो वो अपनी तरफ से उन्होंने जो काम करना था, जो ऊर्जा भरनी थी उन्होंने भर दी। और अब वो चूंकि चले गए होंगे तो फिर वो थोड़ा गैप हो जाएगा। और मुझे लग रहा कांग्रेस में सबसे बड़े जो स्टार प्रचारक थे वो हरक सिंह रावत ही थे, क्योंकि जिस तरह की वो भाषण देते हैं। और अब पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी सभा कर दी है तो मैदान तो खाली है। मनीष खंडूरी, सतपाल महाराज भी आ रहे हैं, लेकिन जो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो संक्षेप में ही बता देते हैं आपको कोटद्वार में। वैसे राजनीति को समझना आम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है और इसको बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है। कोटद्वार में चुनाव को लेकर जो भी चीज़ें चल रही है, जैसे हम यूँ कहें बीजेपी की बात करें तो मनीष खंडूरी आ रहे हैं, खंडूरी फैक्टर भी चलता रहता है, बिहाइंड द कैमरा लोग बात करते रहते हैं। लेकिन कोटद्वार में तो विधायक ऋतु खंडूरी भूषण पहले ही मौजूद है, तो फिर मनीष खंडूरी भी आ रहे हैं। तो ये आप समझ लीजिए कोटद्वार में जो राजनीति है, बीजेपी की अंदर की राजनीति है, 2027 की राजनीति है, देहरादून की राजनीति है। कांग्रेस में भी वही स्थिति है, कांग्रेस में भी 2027 की राजनीति है। और पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है, ऊपर करण महारा, हरीश रावत के बीच जो बातचीत चलती रहती है वो भी एक अलग मसला है, उसका भी असर कोटद्वार की राजनीति पर पड़ रहा है। फिलहाल हम ये कह रहे हैं आपसे कि राजनीति काजल की कोठी है, साबुत बचा न कोई। और हमारा जो चैनल है, हमारे जो मुद्दे होते हैं, जो आपने अगर हमारे चैनल को पहले देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने 1-1.5 हज़ार लोगों ने तो अभी 1 महीने के अंदर ही सब्सक्राइब किया है। तो दरअसल कोटद्वार का अस्तित्व ही नहीं है। जब तक कोटद्वार में लालढांग मोटर मार्ग नहीं बनेगा तो कोटद्वार में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, रोजगार की समस्या है, इंस्टीट्यूट की समस्या है, और आने वाले दिनों में जब नौकरी से रिटायर हो जाएंगे लोग, इसको लेकर भी मैं एक वीडियो आपको डालने वाला हूँ। क्योंकि कोटद्वार में कल हमारी एक जागरूक नागरिक से बात होगी। नागरिक जो होते हैं, आम लोग होते हैं, कॉमन मैन होते हैं, वही क्षेत्र के सच्चे शुभचिंतक होते हैं, चाहे वो बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो। तो इंदर सिंह नेगी एक पूर्व सैनिक है, मतलब वो सूबेदार मेजर या ऑर्डिनरी कैप्टन पद से रिटायर है। कल उनकी हमारी बात होगी तो बड़ा गंभीर थे वो, तो उनके साथ भी बातचीत भी मैं आपको दिखाएं। तो हम आपको ये कहना चाह रहे हैं, कोटद्वार की राजनीति में जो हो रहा है इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। अब रंजना रावत के चुनाव प्रचार में अगर कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता नहीं आ रहे तो इसमें थोड़ा सा चुनावी मैनेजमेंट फेलियर भी कह सकते हैं आप इसे। और अगर पूर्व कैबिनेट मंत्री करण महारा का फोन नहीं उठा रहे, या गोदयाल जी के कहने पर जैसा उन्होंने कहा कि वो नहीं थे, तो फिर गीता नेगी जो ब्लॉक प्रमुख रही है, पार्षद रही है और काफी सीनियर लीडर हैं, उनको तो कम से कम इस चुनाव में शामिल करना चाहिए था रंजना रावत को। और एक महिला होने की दुहाई देकर भी उनको शामिल किया जा सकता था या किया जा सकता है। तो कुछ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हो रही है, वो देखी भी जा रही है। और कल कोटद्वार में जो सभा हुई उसमें कोटद्वार में 40 वार्ड है और मुश्किल से 2-3 वार्डों के पार्षद प्रत्याशी पहुंचे थे, और उनमें से भी अपने साथ बहुत कम लोगों को लेकर आए थे। तो इस तरह थोड़ा सा कुछ तकनीकी समस्या है जिसका समाधान अभी हो सकता है। 4 दिन बाकी हैं, चुनाव में क्या होगा। पूर्व सैनिकों के लिए भी बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं। जिस तरह से सब जगह अंतर विरोध है, तो ये क्या कांग्रेस का अंतर विरोध है, बीजेपी का अंतर विरोध, पूर्व सैनिकों को इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, सब कुछ 25 तारीख को चलेगा। मालूम को बीजेपी ने आज मैं पढ़ रहा था समाचार पत्र, घोषणा पत्र जारी किया है निगम चुनाव को लेकर, और मैं इस पर कड़ी आपत्ति कह सकता हूँ, आम नागरिक होने के नाते जताता हूँ। लालडांग मोटर मार्ग को लेकर कह रही है बीजेपी, मतलब उन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया जिसमें शैलेंद्र सिंह रावत थे और जिला अध्यक्ष वीरेंद्र रावत और दिलीप रावत के अलावा विपिन कैंतोला भी थे। तो घोषणा पत्र में खैर तमाम तरह की लोक लुभावन बातें कही गई हैं। 8 साल से ही बीजेपी की सरकार है और लालडांग मोटर मार्ग को लेकर भी मतलब घोषणा पत्र में बातें कही जा रही है। भाई 8 साल से आपने क्या किया, पहले उसका रिपोर्ट कार्ड आपको देना चाहिए। तो हम तो ये चाहते हैं लालडांग मोटर मार्ग बनना ही चाहिए। मेडिकल कॉलेज की यहाँ पर जरूरत है, जिला बन जाता है, कणवासम का विकास होता है, मोटर नगर के गड्ढे का निस्तारण होता है, तो बहुत बढ़िया है, जो फिलहाल नहीं हो रहा है। राजनीति में जितना गहरे आप जाएंगे तो आप पाएंगे जो आप सोचते हैं वैसा कुछ नहीं होता। राजनीति में अंदर की भी राजनीति होती है और बीजेपी कांग्रेस में दोनों ही पार्टियों में 2027 की भी राजनीति है, पुष्कर सिंह धामी की प्रतिष्ठा की भी राजनीति है, बहुत तरह की राजनीति है। और राजनीति ही है बस कोटद्वार में, बाकी कुछ नहीं है। निकाय चुनाव में भी मुद्दे अब गायब होंगे धीरे धीरे और अलग ही मुद्दे चलने लगेंगे। तो चलिए फिर केबी न्यूज में हम राजनीतिक हलचल आपको दिखाते रहेंगे, जो भी होगा अपडेट। अभी आप मिलिए इंदर सिंह नेगी, रिटायर्ड सूबेदार मेजर या ऑर्डिनरी कैप्टन है, वो थोड़ा मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, उनके साथ बातचीत हुई। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी खबर पसंद आएगी। खबर है, जागरूक रहिए, मतदान जरूर कीजिए और जो भी अपडेट होगा
कुछ अगर ब्रेकिंग आएगा तो आपको हम जरूर दिखाएंगे। शाम को हम बताएंगे आपको नींबू चौड़ से सिगड्डी तक 14 वार्डों में पार्षदों की क्या स्थिति है, कौन सा वार्ड कितना इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ है। पार्षदों के चुनाव में भी बहुत मजेदार बातें आपको सुनाई देंगी। चलिए, आज सुबह सुबह काफी बड़ा हो गया वीडियो, कल मिले। पूर्व सैनिक भी कूदे हमारे साथ, आपको दिखाई दे रहे होंगे। कांग्रेस पार्टी के समर्थित गौरव सेनानी, रिटायर्ड सूबेदार मेजर इंदर सिंह नेगी जी। नेगी जी, क्या कहेंगे आप? कोटद्वार निकाय चुनाव हो रहे हैं, फिर आपने कांग्रेस का बिल्ला लगाया हुआ है, कांग्रेस को ही क्यों वोट देना चाहिए, थोड़ा इस बारे में कुछ कहिए। सबसे पहले मेहरबान सिंह जी, आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस पत्रिका के क्षेत्र में जनता की आवाज़ आप सरोकारों तक पहुँचा रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं सच्ची श्रद्धांजलि उनको देता हूँ जिन्होंने अपने प्राणों की बलिदान दिया है उत्तराखंड के लिए, मातृशक्ति का, युवा शक्ति का। सच्ची उनको श्रद्धांजलि और नमन करता हूँ मैं। और मेन मुद्दा हमारा एक, इस परिप्रेक्ष्य में जो हमारा 25 साल राज्य को हो चला है, उस परिप्रेक्ष्य में हमारा इतना विकास हुआ नहीं उत्तराखंड का। सबसे पहले मैं लेता हूँ हेल्थ में हमारी, मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ। कोटद्वार के अंदर एक सरकारी हॉस्पिटल है जिसमें कोई भी सुविधा नहीं है। आज सीएमओ को ट्रांसफ़र हुए 1 महीना हो गया, अभी तक उनका रिलीफ नहीं आया वहाँ पे। और रात को कोई इमरजेंसी में कोई केस जाता है तो एक एनए को बैठा देता है, नर्सिंग स्टैंड को, जो कि सभी दवाई एक इंजेक्शन पे पूरी कर देता है। चाहे उसका सिर दर्द हो, चाहे पेट दर्द हो, चाहे कमर दर्द हो, चाहे उसको किडनी की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, इंजेक्शन लगा के उसको ये पता नहीं चलता पहले इसकी बीपी नापनी, इसकी कंडीशन क्या है, ये कंडीशन किस हालत में ये पेशेंट है, इसको मैंने रिफेयर करना कि नहीं, वो तुरंत आके नहीं देखेगा, इंजेक्शन मार देगा। कहीं एजुकेशन हमारे बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं, देहरादून, दिल्ली, और उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, जो कि आने वाले 10 और 15 साल में हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए जीवन चलाने के लिए बहुत बड़ी विकट समस्या हो जाएगी आने वाले समय के लिए। अभी जो सरकारी नौकरी में किसी के माँ पेंशनर है, पिताजी पेंशनर हैं, वो 10-15 साल पेंशन लेंगे, उनकी लाइफ 15 या 20 साल ही है इतनी। उसके बाद आने वाले 10-15 सालों के बाद हमारे बच्चे रोड पे आ जाएंगे, होटलों पे नौकरी करेंगे, और आने वाला समय जो हमारे दादा परदादाओं ने पैतृक संपत्ति थी गाँव में वो भी बेच दी, जो हमारी जनरेशन है उन्होंने सारी संपत्ति बेच दी। अगर वो रिवर्स प्लान होंगे तो उनको खाने के लाले पड़ेंगे 10-15। आए दिन हम देख रहे हैं हमारे बिजली फ्री उत्तराखंड के अंदर, पानी फ्री, लेकिन हमारे ऊपर पानी का भी टैक्स लगाया जा रहा है। बिजली का 6 रुपये पर यूनिट हो रही, लेकिन बिजली का बिल प्रत्येक घर में अगर वो 2 बल्ब भी जला रहा है उसका भी 2-3 हज़ार रुपये से बिल आ रहा है। अगर वो पानी एक नल खोल रहा है अगर आधे घंटे के लिए, उस पर चाहे वो 50 मेंबर हैं घर में 1,000 रुपये बिल आ रहा है, चाहे वो एक मेंबर पानी को यूज कर रहा है उस पर ऊपर भी 1,000 रुपये बिल आ। तो ये सबसे ज़्यादा जो बाहर के लोग हैं यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे यूथ को गलत बलगला रहे हैं और डाइवर्ट कर रहे हैं उनका ध्यान। 5वां पॉइंट, हमारा राज्य इसलिए बना था कि हमारे लोगों को यहाँ नौकरी मिलेगी, लेकिन बाहर के स्टेटों को नौकरी मिली, बाहर के राज्यों के सरकारी नौकरी मिले, और हमारे बच्चे होटलों में काम कर रहे हैं। सारी बाहर के लोगों ने यहाँ पे संपत्ति ग्रहण कर ली, और हमारे आदमियों को 5 बिस्सा 2 बिस्सा उस पर भी सरकार ने टैक्स लगा दिया। 2 बिस्सा ज़मीन में उस पर भी बोले आने वाले 10 साल के अंदर गवर्नमेंट ने टैक्स माफ़ कर रखा था, लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि अगले 1-2 सालों में मकान का भी टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। आपके गलियों में मकानों पे फीता लगना शुरू हो गया, जो और नौजवान बेरोजगार पढ़ा लिखा आदमी है, उसने कहीं पेपर दे दिए, एक बच्चे ने कम से कम 20 पेपर दे दिए, पेपर देने आधे घंटे के बाद पेपर लीकेज हो जाता है। और बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े नेताओं के लड़के 1 घंटे के अंदर पता भी नहीं चलता नौकरी ज्वाइन करते थे, कॉल लेटर आ जाता है। पहले आधे घंटे पहले पेपर दे रहा, 1 घंटे बाद पेपर सेंटर से बाहर निकल रहा हो तो बोलते हैं कि पेपर लीकेज हो गया। और आज तक हम 10 साल के अंदर यही देख रहे हैं कि पेपर होता आधा घंटे के बाद और बाहर वायरल हो जाता कि पेपर लीक हो गया। उन के जो लड़के हैं 50 लाख रुपए देके, 20 लाख देके उनके लिए नौकरी मिल जाती। बाहर के जो अदर स्टेट के हैं सारी सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड के अंदर वही आदमी भरे हैं। हमारे लड़के दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और मेरे गवर्नमेंट से, सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि अपने ये जो नौजवान हैं, यूथ पढ़े लिखे हैं, इनकी बातों को संज्ञान में लें और इस पर धरातल पे काम करें।